Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Shahid Hashmi and I welcome you to this channel. On Sunday, 21st of November, TET examination was conducted. I hope you have attempted the paper very well. इतवार के दिन 21 नवंबर को टीईटी का इम्तिहान हुआ और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा, अच्छा छुड़ाया होगा आपने। Now, let us see the questions asked in the paper of English subject. English लैंग्वेज में जो आपको सवालात पूछे गए हैं उनके जवाबात क्या रहने चाहिए, एक उसका जायजा लेते हैं, क्या जवाबात हो सकते हैं और क्या रहने चाहिए। ठीक है, लेकिन साथ ही में जरूरी क्या है कि जो एक्चुअल आपकी आंसर की लगेगी, एक्चुअल आंसर की आएगी बोर्ड के जरिए, तो आप उससे अपना स्कोर निकालें या उससे अपने आंसर चेक करें। अभी हम क्या करते हैं कि एक जायजा लेते हैं कि ये जवाबात इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर क्या होने चाहिए, ग्रामर के उनके अंदर। ठीक है, तो साथ ही में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कई मतलब क्या होगा, कुछ जगह पे ऐसे सवाल आएंगे, खास तौर पे फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है इंग्लिश के अंदर देखते हैं, तो दो ऑप्शंस में हमको ऐसा लगता है कि या ये भी है या ए और बी है ऑप्शन, मान लो तो लगता है कि ए भी है और बी भी हो सकता है, और हम ये चूज करते हैं कभी कभी। ठीक है, ए भी जवाब सही है, लेकिन कुछ सवालात में ऐसा भी होता है कि बी ऑप्शन अगर लेते हैं हम तो वो गलत होगा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर देखते हैं कि ग्रामेटिकल या फिर हमारे स्पोकन इंग्लिश की जो बात होती है वो वर्ड फिल करते हैं तो वो चल जाता है। वो भी ऐसा जहां पर भी कुछ जगह पर जहां पे आएगा तो वो आपके मैं जहन में ला लूंगा, जहन आपके ख्याल में मैं उसको ला लूंगा। ठीक है, चलिए एक जायजा लेते हैं, और ये एक अंदाजन आप कह सकते हैं कि जो अंदाजन एक ये होगा कि इस तरह से इनके सवालात के जवाब आने चाहिए। ठीक है, और वो सवाल अगर है उसका जवाब ए है तो वो जवाब क्यों रहना चाहिए और क्यों आना चाहिए, ये भी हम उसके अंदर डिस्कस करते हैं। चलिए मैं स्क्रीन पे आपके वो पेपर लेता हूँ, स्क्रीन के ऊपर पेपर लेने के बाद में सवाल हम हल कर लेंगे। चलिए स्क्रीन के ऊपर आपको ये क्वेश्चन पेपर आपको नजर आ रहा होगा, उसमें जो सवालात की जो सीक्वेंस है आप अपने सेट के मुताबिक देख लीजिए, सवालात और उनके जवाब क्या होने चाहिए ये मैं उसके अंदर डिस्कस करता हूँ। चलिए देखिए, वाटर इज नीडेड टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। अब ये जो सेंटेंस है इसका हमको क्या बनाना है, WH टाइप क्वेश्चन बनाना है, और ऑप्शन में दिए गए देखिए हु, विच, हुज और व्हाट, ऐसे चार ऑप्शन हैं। आगे आप गौर करेंगे तो सब के अंदर, सब पूरे ऑप्शंस में इज लगाया हुआ है। अब हमको चूज करना है कि हु आता, विच आता, हुज आता या व्हाट आता। ठीक है, पानी के लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हाट इज नीडेड टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। हु किसके लिए, शख्स अगर है कोई वहां पे, है ना, इंसान है, और वो अगर जवाब में आना है, वाटर जवाब में आना चाहिए, तो शख्स के लिए हु यूज करेंगे, है ना। विच यानी कि कौन सा, और हुज यानी कि किसका, और क्या यानी कि क्या जरूरी है टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, व्हाट इज नीडेड टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, उसका जवाब चौथा रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। The shopkeeper does not have the toys I was looking for. The shopkeeper does not have, does कौन से टेंस में आएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, पहला वाला सेंटेंस जो दिया गया। और देखिए अगर ऑप्शंस में गौर करेंगे, फॉर है, अबाउट है, एट है, टू है। असल में देखिए ये प्रीपोजिशंस हमको लगता है, लेकिन जो रुख है उसका, ये लुकिंग फॉर ये फ्रेज होती है, लुकिंग टू लुक फॉर, यानी कि कोई चीज को ढूंढना, इसको हम क्या कहेंगे, टू लुक फॉर, ये वर्ड आएगा, ये फ्रेज साथ में, तो उसके साथ फॉर ही आएगा हमेशा। दुकानदार के पास वो चीज क्या है, अवेलेबल है कि नहीं है, डज नॉट हैव द टॉयज, कौन सी खिलौने अवेलेबल नहीं है, उसके पास नहीं है, जो मैं ढूंढ रहा था, जो मैं ढूंढ रहा था, वॉज लिखा हुआ है, आई वॉज लुकिंग फॉर, ये उसका जवाब है। ठीक है, आएगा या फिर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट,
अगला देखिए, अभी ये जो है द पर्सन, PQRS, बाद में आगे एक जो जुमला है उसके जुमले के टुकड़े किए हुए हैं सेंटेंस के, और हमको क्या होता है कि सही उसके अंदर सीक्वेंस लगाना है, उसके अंदर कड़ी से कड़ी जुड़ाना है, कड़ी से कड़ी मिलाना है, ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? मीनिंगफुल सेंटेंस, उसका कुछ मतलब नजर आए। कैसे करेंगे? देखो, जो ऑप्शंस हैं उनको वहां पे से ही उसी पर से हमको चूज करना है। पहले जो यस ले लो पार्ट जो है, हु इज पुअर, द पर्सन हु इज पुअर, आर लगाए आगे, कैन नॉट, आर है दिया हुआ, कैन नॉट, पी में है बिकॉज ही इज पुअर, क्यू में है वर्क हार्ड एंड एफिशिएंटली। ऐसा अगर बनाएंगे और सेंटेंस लिखेंगे पहले ऑप्शन के मुताबिक, जिसमें कि यस आर पी दिया हुआ है, तो क्या ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है? कुछ मायने निकल के आना चाहिए। तो ऐसा अगर ये चीज आप करेंगे पहले, दूसरे, तीसरे ऑप्शन में, नहीं होगा पॉसिबल। जब चौथे में आप देखते हैं अगर लगाए तो से कुछ सेंस बनता है वहां पर। क्या होगा? द पर्सन हु इज पुअर कैन नॉट, है ना, आगे पर आदमी के बारे में जिक्र किया, एक शख्स उसके बारे में बता रहे, हु इज पुअर, ठीक है, यस से श्योर, हु इज पुअर कैन नॉट वर्क हार्ड एंड एफिशिएंटली बिकॉज ही इज पुअर, फिर आगे वजह बताई जाए। इस तरह से हम कड़ी जुड़ा करके चौथा ऑप्शन वहां पर पे सही मालूम होता है उस सेंटेंस के लिए, उस जुमले में। चलिए आगे में क्या है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें कि हमको क्या है, वर्ड्स उनके स्पेलिंग पता रहने चाहिए। अगर मालूम है तो हमारा जवाब सही आ जाए। उसमें भी क्या चीज है, देखिए अभी दो और चौथे ऑप्शन में मिसलेनियस की स्पेलिंग क्या दी गई है, MISCELL, ए है दूसरे में, आगे चौथे में ई है। चौथे ऑप्शन में क्या है, ई है। तो कहीं करेक्ट अगर मालूम है मिसलेनियस, यानी कि ए आएगा वहां पर, है ना, NE, फिर आगे क्या दिया हुआ, IOUS दिया हुआ है चौथे में, क्या आएगा स्पेलिंग, MISCELLANPOUS, वो दूसरे ऑप्शन में की स्पेलिंग सही है। ठीक है, अब याद करने पे है, अगर ये याद है, मत पता था, स्पेलिंग के वर्ड्स देखे हैं तो वो सही आ जाएगा। आयन इज, अगला सवाल, आर्टिकल्स, चूज द प्रॉपर आर्टिकल टू फिल इन ब्लैंक। क्या करना है, सही आर्टिकल वहां पे उसमें सेंटेंस में, जुमले में डालना है। आयन इज, द एंड अ, तीन आर्टिकल, तीनों में से ही एक आएगा या फिर कोई आर्टिकल है। अब देखिए वहां पे हम क्या है, यू क्या है, वॉवेल होता है, वो यू जो है वॉवेल है, वॉवेल के लिए हम एन लेता है, हम ऐसे हम समझते हैं, लेकिन उसका तलफ्फुज क्या होता है, यूजफुल, ये यूजफुल ऐसा तलफ्फुज आएगा उसका। उसके ऊपर से हमको चुनना है कि क्या आर्टिकल आएगा, समझ रहे हैं। अगर एन अगर किए होंगे तो वहां पर गलत हो जाएगा। वहां पे आएगा एक जो है, लोहा जो है एक फायदेमंद मेटल है, धातु है, ये ऐसा उसके अंदर बताया जा रहा है। उसके लिए हम क्या लेंगे, ए यूजफुल मेटल, ये उसका सही आंसर आएगा। ठीक है, तलफ्फुज के ऊपर से। चलिए अगले सवाल पे देखते हैं क्या दिया गया है। चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन, ए पर्सन हु लीड्स ए सिंपल लाइफ डिवोटिंग हिमसेल्फ टू कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन। अब इसके लिए क्या वर्ड एक आएगा वो हमको चूज करना है ऑप्शन के ऊपर से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसको कहा जाएगा। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है एल्ट्रुइस्ट, दूसरे में एस्थेटिक, और तीसरे में एस्थेट, चौथे में है कंजर्वेटिव। देखिए मतलब क्या हुआ, जो जुमला दिया गया उसका, कि एक ऐसा शख्स जो है जिसने अपना जो लाइफ है तो वो क्या किया है, डिवोट किसके लिए किया है, तो संन्यास ले लिया है ना, घरदार ये छोड़ करके जो मेडिटेशन के लिए चला गया, या फिर संन्यास जो लेता है, उसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड आएगा उसको वर्ड आएगा असेटिक, कहेंगे असेटिक। ठीक है, अब एल्ट्रुइस्ट यानी कि ये किसको कहेंगे, जो दूसरों की मदद करता है, एल्ट्रुइस्ट, है ना, ईगर रहता है, रेडी रहता है दूसरों की मदद करने के लिए, एल्ट्रुइस्ट वर्ड आएगा। एस्थेट यानी कि जो है आर्ट, है ना, आर्ट के लिए जो का जो अप्रिशिएट करता है, उसकी आर्ट की तारीफ करने वाला और आर्ट का सेंस रखने वाला, उसके लिए एस्थेट ऐसा वर्ड आएगा। कंजर्वेटिव यानी कि क्या है, कंजर्वेटिव हमको पता होता है, नैरो माइंडेड जिसको है तो उसको कंजर्वेटिव कहते हैं। ब्रॉड माइंडेड, नैरो माइंडेड वो है उसको कंजर्वेटिव कहा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल में क्या है, अभी नंबर चूज करना है, थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन। ए मिलियन
के अंदर क्या है कि जीरो पहचानना है हमको, वो जीरो कितने आते पहचान लिए तो वो जवाब सही आएगा। मिलियन यानी कि देखो इसमें क्या होता, 10,000 तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, 10,000 को कहेंगे क्या, तीसरा ऑप्शन नहीं आएगा। लाख के ऊपर क्या रहते, 5 सिफर रहते, 5 सिफर रहेंगे लाख के ऊपर, एक के ऊपर लाख के अंदर, ठीक है। पहले ऑप्शन में 1 लाख लिखा हुआ है, 5 सिफर है इसके ऊपर, और दूसरे में 6-7 सिफर एक के ऊपर, 1 करोड़ के अंदर 7 सिफर रहेंगे। और मिलियन यानी कि 10 लाख, 10 लाख को क्या बोलेंगे, मिलियन कहेंगे। यानी कि क्या होगा, सिफर और एक बढ़ जाएंगे 5 में, चौथा ऑप्शन में 6 सिफर लगाए हुए, जो कि 1 मिलियन कहा जाएगा, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। देखिए चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। आई वॉज, अब ये पूरा एक जुमला है, आई वॉज वहां से स्टार्ट होकर के डी ऑप्शन में खत्म होगा। आई वॉज ग्रेटली एस्टोनिश्ड व्हेन आई केम टू नो दैट माई फ्रेंड इज कमिंग टू सी मी आफ्टर ए गैप ऑफ अबाउट 20 years, है ना। मतलब क्या हुआ, मैं काफी जो है खुश हुआ, ताजुब में था। आई वॉज ग्रेटली एस्टोनिश्ड व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला कि मेरा दोस्त आ रहा है 20 साल के बाद, 20 साल के बाद मिलने आ रहा है। डी में दिया हुआ पूरा क्या वाक्य जो बताया जा रहा सेंटेंस के अंदर, वो पास्ट टेंस का है ना। पास्ट टेंस में कहा तो क्या आएंगे वहां पर, सी वाले सेंटेंस में माय फ्रेंड इज कमिंग, अभी आ रहा है कि नहीं, आ रहा था, आ रहा था, कंटिन्यूअस पास्ट में आना चाहिए सेंटेंस। तो वहां पे जो माय फ्रेंड इज है उसके बदले वॉज रहना चाहिए उसके अंदर। वो वहां पे हमको क्या करना है कि एरर कहाँ है वो पहचानना है, तो इज के बदले वॉज है, सी ऑप्शन आएगा। लेकिन जवाब मार्क करते वक्त जहन में रहे कि सी ऑप्शन जो है, सी जो है वो सेंटेंस का पार्ट वो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमको मार्क हमारा आंसर कौन सा करना होगा, जहां पे एरर है वो फर्स्ट ऑप्शन उसका आंसर आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, अगले सवाल में क्या करना है, पैसिव वॉइस करना है सेंटेंस का। एक्टिव वॉइस में दिया गया सेंटेंस होगा उसका पैसिव करना है। सवाल के अंदर है, सवाल ये जुमला है, व्हाई डू यू वेस्ट टाइम, है ना, व्हाई डू यू वेस्ट टाइम। अब हम उसको क्या करते हैं, पहले इसका सेंटेंस बनाते हैं इस तरह से। जब सवाल में पूछा गया ना तो क्या आना है उसके अंदर, देखना है हमको। तो प्रेजेंट, एक तो प्रेजेंट टेंस है उसमें मालूम पड़ रहा है हमको, डू यू वेस्ट टाइम, है ना, यू डू वेस्ट टाइम। ये उसको सेंटेंस में अगर बनाए तो हम यू डू वेस्ट टाइम, अब यू पहले आ जाएगा उसके अंदर। और जब उसका पैसिव वॉइस करते तो टाइम इज वेस्टेड बाय यू, इज क्यों ले रहे, प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, टाइम इज वेस्टेड बाय यू। और अब उसको सवाल बनाना है तो उसका सवाल बनाने के लिए व्हाई लगा दिए। व्हाई पहले क्या बनाए, इज पहले ले लिए, इज टाइम वेस्टेड बाय यू, टाइम इज वेस्टेड बाय यू था, हमने सब उसका जुमले से हमने बनाया कि टाइम इज टाइम वेस्टेड बाय यू। अब ये सवाल बना यस नो टाइप क्वेश्चन। अब WH बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जब WH बनाने के मेथड में व्हाई पहले लगा दिए, व्हाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू, क्या बना, अब ये उस सेंटेंस का दिए गए जुमले का पैसिव वॉइस का सेंटेंस। देखिए है ना, समझ में कैसे आया। नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखते हैं, सवाल अगला, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्विजिटिव। एक्विजिटिव का मतलब है कि जो है ख्वाहिश रखने वाला, जिसको धन दौलत यानी पैसा और मटेरियलिस्टिक पर्सन जो जमा करना चाहता है, जमा करता है उसके अंदर वो ख्वाहिश ख्वाहिश रहती है, तो उसको एक्विजिटिव ऐसा कहेंगे। और हमको एंटोनिम देख रहा है उसके अपोजिट में, तो वो क्या आएगा, माइजरली का मतलब होता है कंजूस, कंजूस आदमी को कहेंगे माइजरली। और फ्रीगल यानी कि जो पैसों की बचत करता है, बचाता है पैसे, उसको हम कहते हैं कि फ्रूगल। और इसका अपोजिट ऑस्टेर यानी कि जो सेल्फलेस पर्सन है, जो बहुत ज्यादा कुछ ख्वाहिश नहीं रखता लाइफ के अंदर, और मटेरियलिस्टिक चीजों में उसको इंटरेस्ट नहीं है, जमा करने में इन चीज, तो उसको क्या वर्ड आता, ऑस्टियर, ये वर्ड आएगा। और एडन के माने है कि एक्साइटेड, एक्साइटेड है तो एडन ये वर्ड आएगा। चलिए याद करने वाला पार्ट, एंटोनिम साइनोनिम्स जो है अगर याद है हमको तो वो हमारे सही आ जाते हैं ना। अब थोड़ा सा मतलब देखते हुए समझना है। अगले सवाल में
फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्या दिया हुआ है? यंग वन दिया हुआ है, डक का डकलिंग है, तो हेयर का क्या था? लेवरेट, है ना, हेयर का लेवरेट। चलिए नेक्स्ट, choose the correct alternative for the given direct speech. Oh what a lovely day, she exclaimed, she exclaimed, क्या उसने कहा? she exclaimed with pleasure that it was a lovely day। क्या है ये? फजाया निशान लगाया हुआ, oh what a lovely day। उसके अंदर इनडायरेक्ट करते वक्त हमको क्या करना है? पास्ट टेंस में करना पड़ेगा। उसका पास्ट टेंस में जब करते हैं तब सेंटेंस का कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि दूसरे में दिया गया ऑप्शन क्या है? she exclaimed that what a lovely day it was। it was बोल रहा हूँ उसके अंदर, वहां पर was ऐसा आखिरी में नहीं आया था जब बना रहे जुमला, तो एक सेंटेंस बनेगा प्लेजर दैट इट वाज ए लवली डे। वाज आ रहा है वहां पर, है ना, एक्सक्लेम, है ना, एक्सक्लेम किया प्लेजर के साथ में, दैट इट वाज ए लवली। तीसरे में क्या है? शी एक्सक्लेम विद प्लेजर दैट इट इज कर रहा है। इनडायरेक्ट स्पीच में इज आता, क्या करते तो पास्ट टेंस में आता, सेंटेंस बाद में बयान किया जा रहा तो इज नहीं है, वहां पे इज नहीं है, वॉज आना है। ऑल करेक्ट, सभी सब सही आने का कोई चांस है क्या? चौथा ऑप्शन वैसे नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं आएगा, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो पहले ऑप्शन में दिया गया वो सही है। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। ही इज ब्लैंक स्पेस फॉर हिज एविल डीड्स। ही इज क्या था? अब देखो ये सवाल, ही सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक हमको वहां पे ऑप्शन में से चूज करना है। फेमस, सेलिब्रेटेड, नोटोरियस, नोटेड, इनमें से। अब फेमस जो है खास तौर पे जहाँ पे गुड थिंग्स अच्छी चीजों के लिए है तो वहां पे खास तौर पे फेमस यूज करेंगे। सेलिब्रेटेड आने का कोई ताल्लुक नहीं कि एवरी सेलिब्रेट करने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे, तो वो नहीं आएगा बिल्कुल। अब नटोरियस यानी कि जो नटोरियस का मायने ही है कि बैड चीज के लिए, बैड की चीज के लिए पॉपुलर है ना, तो एविल डीड्स वहां पे क्या ज्यादा करेक्ट ऑप्शन आएगा? नटोरियस। ही इज नटोरियस फॉर हिज एविल डीड्स। ये उसका मकसद सवाल के अंदर कि नटोरियस पता रहना चाहिए। अब देखो मान लो, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि दूसरा ऑप्शन भी लगता है सही, और अगर लेंगे तो क्या गलत होगा? ऑप्शंस में देखते हैं डाल के। नोटेड जो है ये वर्ड, ही इज नोटेड फॉर हिज एविल डीड्स, अगर ये अगर डालें हम ही इज नोटेड, वो उसके लिए जाना जाता, नोटेड फॉर हिज एविल डीड्स, उसके लिए जाना जाता है, ऐसी वॉइस की तरह जो सेंटेंस बन रहा है। नोटेड अगर लेते हैं तो सेंटेंस गलत बनता है, ऐसा नहीं, बन जाएगा वहां पर। लेकिन जो एविल डीड्स ये वर्ड है वो ज्यादा हमारे लिए किधर ले जाता है, उसको कहाँ पे इंक्लाइंड है कि नोटोरियस वर्ड लेना चाहिए। नोटोरियस ज्यादा वहां पे एप्रोप्रिएट आंसर आएगा। अगले सेंटेंस में रीडिंग इज इजियर ब्लैंक स्पेस स्पीकिंग। अब क्या है? रीडिंग और स्पीकिंग ये दो चीजें हैं, नीचे ऑप्शन में दिया गया। यहाँ पे फिर से फिल इन द ब्लैंक करना है। टू, फॉर, बी और देन, है ना, टू और फॉर प्रीपोजिशंस के अंदर आएंगे। अब क्या है? गौर करेंगे, इजियर यानी कि डिग्री का वर्ड है, इजियर, इजीएस्ट में आ रहा, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड, ये कंपैरेटिव का वर्ड। कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या यूज करते हैं? इजियर के बाद में रीडिंग इज इजियर देन स्पीकिंग, देन लगाना पड़ेगा, देन आने से सेंटेंस सही हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस है, उसके ऊपर हम गौर करेंगे। चलिए, रीडिंग और स्पीकिंग जो है इन दो चीजों के लिए बारे में कंपैरिजन किया जा रहा है। अगले इसमें मिसमैच्ड पेयर कौन सा है? तीन सही हैं जिनके का मैचिंग सही है और चौथे में गलत है, तो वो पहचानना है। पैरट्स का क्या है? स्क्विल दिया गया है। फ्रॉक्स का क्रोक सही है ना, और हॉर्सेस का नी, आवाजों के ऊपर क्या आवाज होती है जानवर की, उसमें पूछा गया सवाल में। आउल्स का हूट सही है वो भी। पैरट्स क्या है? मिट्टू क्या करता? बात करता। पैरट्स के लिए स्क्विल नहीं आएगा, टॉक आता, पता है हमको। स्क्विल क्या है? पिक के लिए आएगा। ठीक है, तो 45 का जो मिसमैच हो रहा है वो फर्स्ट आंसर आना है उसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। He will not come, he will not come पहले ऑप्शन में है I do not think, may think, I thought चौथे ऑप्शन में है I think। अब देखिए यहाँ पे वो क्या बता रहा है? he will not come फ्यूचर में सेंटेंस है,
वो नहीं आएगा। आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता वो नहीं आएगा, ऐसा बोलते क्या? मैं सोचता कि वो नहीं आएंगे, ऐसा बोलेंगे। तो क्या है, मे थिंक नहीं आता। आई थॉट पास्ट में करके लिख रहा, वो भी नहीं आएगा। आई थिंक, मैं सोचता कि वो नहीं आएगा, आई थिंक क्या होगा वहां पे, सही बैठेगा। और सेंटेंस कैसे आता है, शुरू में आई थिंक ले लिए तो सही जाता, आई थिंक ही विल नॉट कम। लेकिन मान लो यहाँ पे किताब में से दिया गया सेंटेंस कोई है, ऐसा लिया गया, पूछा गया, तो ही विल नॉट कम, आई थिंक, ये भी जो है आई थिंक, वहां पे हमारे लिए ऑप्शन क्या सही आएगा, आई थिंक, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट, फाइंड आउट द फ्रेज which can correctly substitute the underlined part of the sentence। क्या है, सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन जो पार्ट है उसके क्या है, उसके बदले सब्स्टिट्यूट करना है। दूसरा नीचे चार ऑप्शन में से कौन सा वर्ड डाले तो उसका मायने सही बैठते, ये देखना है। आई सॉ हिम मेक अ राय फेस, तलफ्फुज क्या होता है उसका, राय, वो लगाने की जरूरत नहीं, तो वो साइलेंट आता WRIY में। जैसे कि हम WRITE राइट, राइट में जैसा हम W साइलेंट रहता, वैसा यहाँ पे राइट फेस। ठीक है, ऑप्शंस में राइट फेस यानी कि क्या, कि नाराजी जताना, आपने चेहरे के ऊपर नाराजी नजर आ जा रही है, ऐसा उस वक्त में क्या बोलेंगे, राइट फेस। तो शो डिसअपॉइंटमेंट, ये उसका सही आंसर। बाकी में जो दिया फील सिक, क्राई विद पेन और अब्यूज, ये वहां पे नहीं बैठता है। उसका माने होता है कि नाराजी जताना, चेहरे से नाराजी साफ दिखना, शो डिसअपॉइंटमेंट, ये वहां पे जवाब है। द डॉक्टर ब्लैंक स्पेस द पेशेंट फ्रॉम टेकिंग सर्टेन मेडिसिन्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि काफी सारे स्टूडेंट्स को डॉक्टर दिख रहा, वहां पर मेडिसिन दिख रहा, सेंटेंस के अंदर पेशेंट है, तो हमेशा क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन की आंसर, लेकिन असल में क्या है कि फ्रॉम जरूरी है। उसने डॉक्टर ने क्या किया, प्रोहिबिट किया, रोका कुछ दवाइयां लेने से। फ्रॉम वहां पे जो वर्ड है वो इम्पोर्टेंट है। तो प्रोहिबिट फ्रॉम ये फ्रेज होती, कोई चीज से इसको, किसी को रोकना किससे, तो डॉक्टर ने क्या बताया जा रहा है कि कुछ दवाइयां लेने से रोका पेशेंट, तो ये मायने से वहां पे पूछा गया है, ना कि प्रिस्क्राइब। तो प्रोहिबिटेड वहां पे ये सही जवाब इसका सेंटेंस में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगले सवाल पे, 49वां सवाल, जिसमें दिया हुआ है दो सेंटेंस, दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट, और दूसरे सेंटेंस में ही इज माय एल्डर ब्रदर। दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट यानी कि कौन सा सेंटेंस मालूम पड़ा, डिग्री का सेंटेंस है, कंपैरेटिव डिग्री वाला, ओल्डर यूज किया हुआ कंपैरेटिव वर्ड, और देन है लगाया हुआ साथ में, इस तरह से वो क्या हो जाता, सही है। अब दूसरे सेंटेंस में क्या है, एल्डर यूज किया हुआ। एल्डर कब यूज करेंगे, जो यानी कि रिलेशनशिप में जब बताते हम, है ना, बड़ा है अगर कोई तो बताएंगे भाई के लिए, बताने के लिए, बड़ा है तो एल्डर बताएंगे, एल्डर कहेंगे, ओल्डर नहीं कहेंगे। ठीक है, और कोई यंग है उससे छोटा है, छोटा भाई को बताने के लिए यंगर ब्रदर कहेंगे, एल्डर यंगर, इस तरह से वहां पर भी सही है। दूसरे सेंटेंस में वहां क्या आना चाहिए आंसर, दोनों ही आंसर वहां पे सही है, डी ऑप्शंस में, दूसरे ऑप्शन में दिया गया। अगला सवाल, अगला क्या है सवाल, वी शुड गेट टू द सिनेमा अर्ली नॉट टू मिस द बिगनिंग ऑफ द फिल्म। क्या करना है इसके अंदर, विच कैन करेक्टली सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट, जो अंडरलाइन किया गया है उसको क्या करना है, उससे सब्स्टिट्यूट करना है, क्या आना चाहिए उसके बदले, नॉट टू मिस, अंडरलाइन किए हुए पार्ट के जरिए कौन सा ऑप्शन सब में से हम जो वर्ड्स रखते हैं तो सही हो जाएगा। देखिए इसमें क्लोज है पूरे ऑप्शन, फॉर नॉट मिसिंग, इन केस नॉट टू मिस, इन ऑर्डर नॉट टू मिस, या फिर कोई जरूरत नहीं, नो इम्प्रूवमेंट। ऐसे इसमें अब देखो जहां पर क्लोज है, मान लो बताना चाह रहे, लेकिन मकसद क्या हो सकता है, जैसा ये सवाल है उसका कि उसके अंदर की रीजन क्या है, क्यों वी शुड गेट टू द सिनेमा अर्ली, हम सिनेमा को जल्दी जाएं, क्यों जाएं, तो स्टार्टिंग जो है फिल्म की, पिक्चर की स्टार्टिंग हमारी मिस ना हो, ऐसा उसके अंदर मतलब आ रहा है। और इन ऑर्डर ये वर्ड है जो कि मीनिंग क्या वजह रहनी चाहिए बताने के लिए, उसका मीनिंग इन ऑर्डर यूज किया जाता है ये वर्ड, तो मेरे मुताबिक ज्यादा सही वहां पे ऑप्शन इन ऑर्डर नॉट टू मिस, ताकि ताकि पिक्चर जो है फिल्म की स्टार्टिंग मिस ना हो, ऐसा आना चाहिए इसके अंदर, तीसरा ऑप्शन में
और बाकी सारे ऑप्शंस में भी जो दिए हुए वर्ड्स हैं क्लोज, काफी क्लोज है उससे। फॉर जो है हम उसके जरिए भी, पहले ऑप्शन में जो है ना फॉर नॉट मिसिंग, फॉर के जरिए भी हम रीजन बताते हैं, लेकिन खास जो इन ऑर्डर जो वर्ड आ रहा है वहां पर, तो ज्यादा सही ऑप्शन वहां पे इन ऑर्डर नॉट टू मिस, ये मालूम पड़ रहा है। चलिए अगले पे, दिस इज द ब्लैंक स्पेस न्यूज। दिस इज द, कौन सी न्यूज कहते हैं हम? न्यूज के लिए खास तौर पे क्या बोलते हैं? हमेशा ब्रेकिंग न्यूज रहती, नहीं तो लेटेस्ट, एक ताजी खबर क्या है। तो लेटर कोई आता क्या ऑप्शन? लेटर आने के लिए कोई चांस है? नहीं। और लेट भी दिया गया, लेट आएंगे क्या? नहीं। लेटेस्ट या लास्ट है, लेटेस्ट न्यूज वहां पे ज्यादा सही मालूम पड़ रहा, ताजा खबर बोल रहे हैं। अब फिर भी अगर मैं जैसा अगर बताना चाहूँ आपको, क्योंकि हमको ऑप्शंस में फिल करना है, और क्या बताएंगे कि सिर्फ फिल करने के लिए बता, और कुछ भी नहीं। तो लास्ट अगर ले लो, मान लो रिपोर्टर न्यूज दे रहा है चैनल के ऊपर, और दिस, और आखिरी न्यूज है तो बोल रहा है कि दिस इज द लास्ट न्यूज ऑफ दिस सेशन, ऐसा अगर बोलता है तो वो सही नहीं है क्या? वो लास्ट भी बैठता है वहां पे, अगर लास्ट अगर हम डालें तो। समझ में आया? मतलब ऑप्शंस काफी क्लोज रहते हैं, तो लेकिन जनरली जो हमारे सुनने में आता है कि हम लेटेस्ट न्यूज के लिए वहां पे लेते हैं, तो लेटेस्ट वहां पे हम सही मान के चले, जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। चलिए, ही रैन ब्लैंक स्पेस क्विक, एज क्विकली, सो क्विक, या फिर क्विकली। वो दौड़ा, कैसे दौड़ा बताना चाह रहे हैं, बता रहे हैं कैसे दौड़ा। कैसे दौड़ा? तो क्विकली, एडवर्ब है ना, अगर ज्यादा देखा जाए गहराई में दौड़ना और दौड़ने के बारे में ज्यादा मालूमात। कैसे दौड़ा? तो तेज, जबकि जब तुरंत, तेज के बदले क्या? तुरंत, जबकि जब वहां से दौड़ा, जो भी है। ही रहे, एज क्विकली लगाने में कोई है क्या वहां पे? आगे सेंटेंस है क्या कुछ लगाने के लिए? नहीं। ही रैन क्विकली, सेंटेंस वहां पे बन जाता है जी। नेक्स्ट देखिए, एज द फेस्टिवल अप्रोचेस द नंबर ऑफ कस्टमर्स, पहले ऑप्शन में इंक्रीजेस, दूसरा विल बी इंक्रीज, इज इंक्रीजिंग तीसरे में, चौथे में विल हैव इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि क्या ये कंडीशनल सेंटेंस है, ऐसा उसमें स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहा। तो एज द फेस्टिवल, जैसा कि त्योहार त्योहार आता है तो कस्टमर्स क्या होते हैं? बढ़ते हैं, तो बताना चाह रहा है तो इंक्रीजेस आएगा वहां पे। अप्रोचेस दिया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हो, ईएस लगा के अप्रोचेस, द नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीजेस। मान लो और एक एग्जांपल की तरह जैसे बताऊं, इफ रेन स्टार्ट्स, इफ रेन स्टार्ट्स, इफ के बदले हम क्या देख रहे हैं? सॉरी, इफ के बदले हम क्या देख रहे हैं? एज वाला सेंटेंस बना रहे हैं। एज द रेन स्टार्ट्स, इफ आएगा तो फिर वहां पे आगे अलग अलग कंडीशनल सेंटेंस आएंगे, पर एज वाले सेंटेंस में जैसे ही बारिश शुरू शुरू होती है तो क्या? एज रेन स्टार्ट्स द पिकॉक स्टार्ट्स डांसिंग, द पिकॉक स्टार्ट्स डांसिंग, है ना, स्टार्ट्स आएगा वहां पे। जैसे ही बारिश शुरू होती मोर नाचना शुरू करता, जैसे ही त्योहार आता तो कस्टमर्स बढ़ते, ये मायने से इंक्रीजेस वहां पे सही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बाय ए ब्लैंक स्पेस ऑफ एक्सपर्ट्स, क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड। अब एक्सपर्ट्स का क्या रहता है? वो बस उतना वर्ड मालूम रहना चाहिए कि एक्सपर्ट्स के लिए पैनल, ये हम यूज करते हैं, पैनल, एक्सपर्ट्स का पैनल कहा जाएगा। बंच जो है, बंच फ्लावर्स का होता, स्टाफ यानी कि जो, स्टाफ यानी कि हमको पता है ना, जो स्टाफ जो ऑफिस में है काम करने वाला जो है, उसको हम स्टाफ वहां पे वर्ड्स यूज करते हैं वर्क फोर्स के लिए, और पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स वहां पर इसका सही जवाब। अगले पे, फाइंड आउट द करेक्ट फेमिनिन नाउन ऑफ फॉक्स। वहां पे क्या करना है? जेंडर देखना है कि फॉक्स का जेंडर, फेमिनिन जेंडर में क्या आएगा? तो विक्सेन वर्ड है। देखो, शी फॉक्स, जेंडर चेंज करना है तो शी लगा के वर्ड बनाते क्या वैसा, सेकंड में जो ऑप्शन बनाया हुआ है शी फॉक्स। अब ऐसे जो ऑप्शंस हम आसानी से उसमें रिमूव कर सकते हैं, उसमें जो है विक्सेन, या फिर विक्सेन और एक ताल्लुक से में आता है कि मीनिंग क्या है ना, कि जो लड़ने वाली तबीयत की जो लेडीज अगर हैं तो उसको भी विक्सेन कहा जाता हूँ। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश में विक्सेन का मीनिंग भी आएगा। और हम ये सवाल देखें पैसेज को छोड़ करके,
अब यहाँ पे जो पैसेज में जब पढ़ते हैं, थोड़ा पैसेज में जो मालूमात दी गई हुई है, किस चीज के बारे में पैसेज है, अगर हम पूरा पढ़ लें तो फैटनेस फैटनेस और जीन्स का डिस्कशन हो रहा है, मोटापा के ताल्लुक से क्या क्या चीजें उसके अंदर रहती वजह होने के लिए और क्या नहीं रहती, इस चीज़ों का बात हो रही है। और जब सवालात पे जाएं हम देखते हैं तो सवालात में जिस तरह से ऑप्शंस में जो है, तो मैं पहला सवाल पढ़ लूँ। व्हाट वन ईट्स इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन कंट्रोलिंग वेट बिकॉज, क्या हम कोई शख्स क्या खाता है उसके क्या है एक फैक्टर इम्पोर्टेंट है, उसका वजन कम कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल में क्यों, चूंकि अब क्या वजह होना चाहिए, क्योंकि कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट इन वर्ड्स का इस्तेमाल ऑप्शंस के अंदर है, पर पैसेज में अगर जाएंगे तो हमको ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के ताल्लुक से वर्ड्स कोई वहाँ पे नहीं है समझ में आ रहा, ठीक है। इस तरह से जब अगर देखें कि पैसेज के जो सवाल थे 3 से 4 यहाँ पर, उनमें ऑप्शंस जो दिए गए हैं एक कॉमन सेंस के ऊपर से हम ऑप्शंस में हटा करके, रिमूव करके हमारे आंसर चूज कर सकते हैं, पर थोड़ा सा इसमें जो क्लैरिटी एक्चुअल आंसर की जब आएंगी बोर्ड की, तब हम उस पे से हम अपने आंसर्स डिसाइड करें। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस के अंदर काफी सारा कंफ्यूजन चूज करने के लिए ऑप्शंस में समझ पड़ता है, ठीक है। जो भी आपने ऑप्शंस चूज किए हैं तो बोर्ड के आंसर के मुताबिक चूज करें, ऐसा मेरी राय है क्लियरली। जहाँ पे जो है देखिए रेफरेंस जहाँ समझ में आ रहा है तो बिल्कुल वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको उनको कैसे पैसेज में हमको आंसर समझ में आता है। अब देखिए इस सवाल में इन डिटरमाइनिंग वेदर वन इज गोइंग टू बी फैट और थिन, क्या है मतलब, क्या हुआ कि ये ठहराने के लिए कोई मोटा है या दुबला है, क्या है फैक्टर, वन इज गोइंग टू बी फैट और थिन। तीन ऑप्शंस में जीन्स प्ले अ पैरामाउंट रोल, जीन्स का एक अहमियत का रोल है डिटरमाइन करने में कि मोटा, कोई शख्स मोटा रहता है या दुबला रहता है। तो ये अगर पहला ऑप्शन देखो इसमें क्या आता है, इसमें मालूमात क्या दी गई, पैसेज पे चल के देखिए। यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिख रहा है आपको, जीन्स हाउएवर डोंट हैव टू कंट्रोल, तीसरी लाइन में जीन्स हाउएवर डोंट हैव टू कंट्रोल योर गर्थ, ऐसा बता, यानी कि गर्थ यानी कि घेर, मोटापा, ये इसमें जीन्स का कोई रोल है नहीं बता रहा। डोंट हैव टू कंट्रोल योर गर्थ, इसमें जीन्स कंट्रोल नहीं करते, जो मोटापा जो घेर है वो नहीं करते, ये बताना चाह रहे हैं। बल्कि पहले ऑप्शन में दिया गया कि जीन्स प्ले अ पैरामाउंट रोल, इसमें बताना रहा उनका अहमियत का रोल है क्या वहां पे पैसेज में कहना नहीं, पहला ऑप्शन नहीं है। उसी तरह से दूसरा और तीसरा रेफरेंस या उस ऑप्शंस में कोई ताल्लुक, ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल तीसरे ऑप्शन में, मेक नो इम्पैक्ट ऑन फैट सेल्स, नो इम्पैक्ट नहीं करते क्या फैट सेल्स पे, बल्कि यहाँ पे बताया गया कि जो है ईटिंग हैबिट्स जो है इंसान की क्या हैबिट्स हैं, और लाइफ साइकिल, द साइज ऑफ योर फैट सेल्स डिपेंड्स ऑन यू, ऑन योर ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। तो इन पे डिपेंड करता, नहीं डिपेंड करता ऐसा नहीं है। तो तीसरा वाला जो बताया जा रहा ऑप्शन वो भी नहीं आना चाहिए। चौथे ऑप्शन में जो दिया गया है कि फैट सेल्स फॉर्म ड्यूरिंग चाइल्डहुड आर ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस, जो फैट सेल्स होते हैं यहाँ पे आया उसका ताल्लुक देखिए, फैट सेल्स moreover someone who was obese in childhood will have more fat cells than an average person, जो बचपन में जो बने गए हैं बचपन में फैट सेल्स जो बनते हैं उसका जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। बाद में क्या होता है कि once made the cells may enlarge or shrink but they never disappear, एक बार ये फैट सेल्स जो हैं बचपन में बने हुए या तो बड़े होते हो या फिर छोटे होते, लेकिन एकदम गायब, जिसको कहा डिसअपियर नहीं होते बॉडी में से, तो वो बचपन में जो बने हुए फैट सेल्स मायने रखते हैं मोटापा डिसाइड करने के लिए कि मोटा रहेगा या दुबला रहेगा इंसान शख्स। तो ये इस तरह से पैसेज में दी गई मालूमात, और ये यहाँ पे चौथा उससे रिलेटेड सेंटेंस है कि फैट सेल्स फॉर्म ड्यूरिंग चाइल्डहुड आर ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको जवाबात का अंदाजा आया होगा, और साथ ही में ये भी मैं कहना चाहूँ कि एक्चुअल आंसर की के लिए हम वेट करें, और जो एक्चुअल आंसर की
बोर्ड के जरिए लगती है, उससे हमारा स्कोर निकालें। एक प्राइमरी बेस पे हमने अंदाजन तौर पे ये जवाब इन सवालात के रहने चाहिए, क्यों रहने चाहिए, ये हमने देखा। ठीक है, और इस तरह के और ज़्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं प्रिपरेशन के अपने तैयारी के ताल्लुक से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप